सुफियान, एक अच्छी इंडिकेशन होती है कोई भी स्टॉक जब एक ब्रेकआउट देता है, लेकिन जब किसी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया तो ऐसे टेक्निकली क्या इंडिकेशन होती है कि ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया है, तो किस बेसिस पे स्टॉक ब्रेकआउट देता होता है? मतलब मार्केट के लिहाज से तो मार्केट का सबसे बड़ा इंडिकेशन जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगला हफ्ता जो आने वाला है वो बजट वीक है। साथ रोल ओवर के दरमियान अभी जो मार्केट है वो नीचे है। बिल्कुल 181,000 तक पहुंचने के लिए भी और उस लेवल तक आने के लिए भी बहुत से और इंडिकेटर्स भी हैं जो कि मैटर करते हैं। केएसई 100 इटसेल्फ काफी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएसएक्स रोजनामा। सुफियान, मंडे के बाद से ट्यूसडे वाला दिन भी मार्केट के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव रहा और आज भी हमने देखा एक पॉजिटिव ओपनिंग ही रही और मार्केट एक पॉजिटिव साइड पे ही चलती रही। टेक्निकल आउटलुक पे अगर हम देखें केएसई 100 की आज के ट्रेडिंग सेशन को, तो अपनी सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर उठी है तो अभी कैसा परफॉर्म कर रही है और नेक्स्ट लेवल्स हमारे पास क्या आ सकते हैं, जरा बताइए। बिल्कुल साद, बिल्कुल उसके बारे में बताते हैं। मैं परसों ही आपसे बात कर रहा था कि साथ कोई एक ग्रीन कैंडल हमें नजर आ सकती है मार्केट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल के दिन हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव रही, 1000 पॉइंट प्लस इंडेक्स जो है वो हमारा बंद हुआ। और उसके बाद जो पोजीशन है आज की वो बड़ी स्ट्रांग, बड़ी बेहतरीन किस्म की नजर आई, जहाँ पे खास तौर पे जो बुलिश डाइवर्जेंस है इसने काफी अच्छा प्ले किया। और उसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स अक्रॉस द बोर्ड, वॉल्यूम्स जो आज हमने देखे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि छोटे स्टॉक्स जिसके अंदर एसएसजीसी आ जाता है, पीआरएल आ जाता है, फौजी फूड आ जाता है, प्रेमा आ जाता है, वो चले, बल्कि इसके अलावा जो बड़े स्टॉक्स हैं जिसके अंदर एयरलिंक आप बात कर लीजिए, एसएनजीपी है, मीज़ान बैंक है, लकी सीमेंट है, इस तरह काफी अच्छा एफएफसी, इवन सिस्टम्स भी सामने आया, हब पावर भी सामने आया, एंग्रो एच भी वापस अपने सपोर्ट एरिया से बढ़ा है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा कि मार्केट बड़ी है और उसकी वजह से ये जो 164,800 पे इंडेक्स हमारा आज करीबन 1934 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। तो काफी ज्यादा बेहतर आज मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो काफी साउंड और काफी बेहतरीन बंद हुई है। सुफियान, अभी यहाँ से नेक्स्ट जो है हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं मार्केट के, अभी रोल ओवर वीक है, रोल वीक में वैसे ही हमने देखा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा होती है और जिस तरह की जियोपॉलिटिकली खबरें भी चल रही हैं उसके बावजूद मार्केट को हम देख रहे हैं कि एक अपना एक सपोर्ट कह लें या एक कह लें कि अपने आप को मजबूत कर रही है ऊपर के लेवल्स के लिए। तो ऊपर के लेवल्स क्या नजर आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन पे इसको देखें, क्योंकि अभी रोल ओवर वीक भी है ये, इसके बाद से अगर हम मार्केट की ओपनिंग देख सकते हैं तो वो किस आउटलुक पे होगी? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये कि बहुत छोटा सा गैप मौजूद है मार्केट के पास, तो ये 165,500 ये इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया, अगर आप कहें ना कि कहाँ मार्केट सबसे पहले रुक सकती है तो वो ये है। इसके बाद मार्केट क्रॉस होगी तो फिर जो आपने कहा थोड़ा सा बड़े होराइजन में, तो 170,000, 169,900, 170,000 ये लेवल दोबारा से मार्केट टेस्ट कर सकती है। और अगर यहाँ से क्रॉस हुआ तो इस दफा इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है, नजर ऐसा ही आता है कि मार्केट का मोमेंटम बंधा हुआ सा रह सकता है और 174,000 जो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे वो इस दफा आपको ब्रेकआउट देता हुआ सा नजर आया और उसके ऊपर फिर मार्केट इंशाल्लाह 181,000 को क्रॉस करे या उसको टारगेट को हिट करे। बिल्कुल 181,000 तक पहुंचने के लिए भी और उस लेवल तक आने के लिए भी बहुत से और इंडिकेटर्स भी हैं जो कि मैटर करते हैं। केएसई 100 इटसेल्फ काफी नहीं होगा। ऑयल की भी अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टेंस तोड़ने की ऑयल कोशिश कर रहा था, 104 की, 105 की एक रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे पास आ रहे थे, 97 की सपोर्ट तक भी वो आया। अभी टारगेट्स क्या लग रहे हैं? ऑयल हमें 115 तक जाता हुआ नजर आ रहा है और अगर 105 ब्रेक करेगा तो क्या प्रोजेक्शंस हो सकती हैं ऑयल की? अच्छा सर, ऑयल तो अभी तकरीबन वहीं उसी जगह पे रुका हुआ है 104 पे, और अभी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही ये जो कैंडल बंद हुई है ये 102 पे क्लोज हुई है, जो कि अपने हाई से थोड़ा सा नीचे है। 104 से ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 2 डॉलर का गैप है। अच्छा, नीचे जहां तक बात रही वॉल्यूम्स की, तो साथ अगर वॉल्यूम्स हम देखें तो वॉल्यूम्स के अंदर जो एक गिरावट थी तो वो थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज के बाद वापस हमने देखा कि थोड़े से एक ये ग्रेजुअल इंक्रीज जो यहाँ पे आता है, वापस थोड़ा सा वॉल्यूम्स हल्के से नीचे जाना शुरू हुआ। तो ऑयल की पोजीशन हल्की सी यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर साइड पे नजर आई। सबसे बड़ी बात, जो हमारा इंडिकेटर है हिलेगा मिलेगा, देखें आप पॉजिटिव साइड पे था और जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम्स भी थोड़े से कम हुए हैं, कैंडल भी रेड बनी और वहीं से थोड़ा सा नीचे भी आना शुरू हुआ, यानी कि कुछ पोजीशन हल्की सी रुक सकती है $100 के करीब। अगर 100 टूटा तो इस दफा थोड़ा सा वापस हमें $98-97 वापस मजीद 3 से 4 डॉलर नीचे की जगह नजर आ जाएगी और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस बहुत मजबूत, बहुत ही ज्यादा मजबूत बन चुका है, क्योंकि काफी दफा टकराव हो चुका है। तो अब जो भी होगा 115 तो होगा, लेकिन अब मैं समझता हूँ 115 से ज्यादा अहमियत अब इस $105 वाले रेट को मिल जाएगी। अगर तो जुमे की क्लोजिंग इससे नीचे आती है तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक। ये चीज तो हमें समझ आ गई। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ऑडियंस के लिए भी कि ये जो इंडिकेटर है हमारा हिलेगा मिलेगा, ये इंडिकेट करता क्या है? अगर हम इसको वॉल्यूम्स के साथ इस इंडिकेटर को लगाते हैं तो ऑडियंस के लिए अगर मैं समझना चाहूँ थोड़ा सा, इस इंडिकेटर से हमें क्या चीज ज्यादा डिफाइन हो जाती है? अच्छा साथ हिलेगा मिलेगा बेसिकली ये इंडिकेटर है। ट्रेडिंग व्यू में सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रेडिंग व्यू में आप जो चार्ट्स है ना उसको अपने हिसाब से खेल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हजारों लाखों इंडिकेटर्स मौजूद है। अब हजारों लाखों इंडिकेटर्स वो आप जैसे और मेरे जैसे जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो भी बनाते हैं। इसके अलावा कई सारे भी इंडिकेटर्स हैं जो बनाए गए हैं, काफी सारे अब तो एआई के जरिए भी बनते हैं। तो ये हिलेगा मिलेगा इस वन ऑफ दोस्त के एक अच्छे यूट्यूबर हैं
और टीचर हैं बहुत बड़े टेक्निकल्स के इंडियन, उन्होंने ये बनाया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली आरएसआई और 2 ईमा हमारे सामने नज़र आते हैं यहाँ पर, जहाँ पे 50 ईएमए है वो बेसिकली उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस होती है। इसके अंदर 50 की जो लाइन है आरएसआई की, उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। अभी जो 50 की लाइन जब क्रॉस करके ऊपर आता है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आपको एक लाइन नज़र आती है, ये बिल्कुल सेंटर में एक लाइन नज़र आई होगी इस तरीके से। ये लाइन जो है बेसिकली 50 अबव जितना होगा एरिया, उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करेगा कि अगर ये ऊपर गया है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर गया है या फिर वैसे ही ऊपर जा रहा है। अगर तो ये ऊपर जा रहा है और इसका मोमेंटम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये आपको फौरन से नीचे आता हुआ नज़र आ जाएगा, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे या फिर जस्ट लाइक यहाँ पे आया या फिर यहाँ पे वापस आया। लेकिन उसके बाद अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मज़ीद ऊपर जाता हुआ भी नज़र आएगा। मैं अगर आपको मिसाल दूँ, जब ऑयल यहाँ पे 104-5 डॉलर के करीब इसने अभी अपना हाई लगाया था पिछले दिन का, आप देखें जो इंडिकेटर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, मतलब कि मजबूती नहीं थी। तो ये जो शो करता है बेसिकली स्ट्रेंथ शो करता है कि जो ट्रेंड बन रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ है तो वो कितना तेज बन रहा है, कितना मजबूत है, और अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो वो कितना मजबूत है। तो जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ शो करता है ये इंडिकेटर। स्ट्रेंथ शो करता है। हमारे पास कुछ अहम खबरें भी हैं, ऑफ कोर्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, उनका एक इम्पैक्ट मार्केट पे भी होता है। आगे एक्सपेक्टेड भी है 5 जून को बजट भी आ जाएगा, एक्सपेक्टेड ये है। देखते हैं बजट में किस तरह चीजें लेआउट होते हैं। आईएमएफ की तरफ से भी 11 पॉइंट्स दिए गए हैं हुकूमत को, देखते हैं किस तरह आगे वो चीजें लेआउट होती हैं। पहली जो खबर हमारे पास आ रही है, पेट्रोल डीजल की जो अपलिफ्ट है ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज की, वो अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर चुकी है। ओपेक की तरफ से वार्निंग आई है और जो टारगेट है वो भी अचीव नहीं हो सका। 2546 टन का था। डीजल की भी शॉर्टफॉल हुई है अच्छी खासी। और इस तरह की जो अगर शॉर्टफॉल्स होंगे तो उसका एक इम्पैक्ट हम लोकल रिफाइनरीज पे भी देख सकते हैं। और जाहिर अगर लोकल डिमांड मीट नहीं होगी तो इंपोर्ट बिल पे ऑलरेडी हमारा काफी ज्यादा स्ट्रेन है, तो डिपेंडेंस हमारी इंपोर्ट बिल के ऊपर ज्यादा बढ़ सकती है और ये जितनी भी एनर्जी सेक्टर है उसके लिए भी इतना हेल्दी नहीं होगा। लेकिन ये सारी खबरें ज्यादा, मेरा ख्याल है इनका एक क्लियर व्यू तब हमें मिलेगा जब एक बार बजट आ जाता है। अभी आगे काफी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी पे भी डिपेंडेंट है। अगर हम इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे तो काफी ज्यादा हमारी चीजें डिपेंडेंट होगी कि डॉलर किस तरह चल रहा है, क्योंकि रुपी डी वैल्यू होगा। जितना हम इंपोर्ट करेंगे रुपी डी वैल्यू होगा, लोकल प्रोडक्शन नहीं होगी, इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस ज्यादा होगी, तो वो इकोनॉमी के लिए इतना हेल्दी नहीं होगा। अब लेट्स सी गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म्स लेती है और उसका क्या इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर भी आता है। तो फिर नेक्स्ट खबर के ऊपर हम आएंगे। स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें, क्या टॉप पिक्स होंगी आपकी आज की? कुछ ऑडियंस की तरफ से कमेंट्स में भी आई हैं। मैं पहले एक आधी कमेंट्स वाली बता देता हूं, फिर आप एक अपना स्टॉक भी बता देना। स्टॉक मार्केट में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो नए होते हैं, दूसरे वो जो होते तो पुराने हैं बट किसी भी किस्म का नफा नहीं बना पाते। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको स्टॉकिफाई की सर्विसेज से फायदा उठाना चाहिए। पहली सर्विस, ब्रोकरेज से जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 03010301 और दूसरे एडवाइजरी के लिए। एडवाइजरी के अंदर 1-on-1 एडवाइजरी आता है, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग आता है, ट्रेनिंग सेशंस आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स आते हैं। इसके अलावा भी मजीद सर्विसेज हैं, लेकिन एडवाइजरी के लिए आपने व्हाट्सएप करना है 0336244466 पर। इसलिए अभी व्हाट्सएप करें और एक SECP लाइसेंस एडवाइजरी कंपनी के साथ जुड़ें और ग्रो करें। सबसे पहले हम लकी की बात कर लेते हैं। टेक्निकल लेवल्स अगर हम लकी के देख लें तो उसके बारे में पहले बता दें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। बिल्कुल ठीक है साद, आपने बाइंग के हवाले से पूछा। बाइंग के हवाले से मैं पिछले 2 दिन से जो हमारा शो है उसके अंदर भी बता रहा था। हमने एफएफसी की गालिबन पिछले दिन आपने बात भी की थी मुझसे, इसके अलावा मैंने जेवीडी से बताया, वो भी अपने टारगेट्स तक बढ़ा, एफएफसी उस तरीके से ऊपर आया। अच्छा, अभी जो पोजीशन है बाइंग के हवाले से वो काफी स्ट्रांग आज के दिन में नजर आ रही थी और कंटिन्यूअसली हम इसी तरीके से आपको वीडियो में तो बता ही रहे हैं पिछले 2 दिन से कि यहाँ पे बाइंग का एक अच्छा मौका है। आज हमारे ग्रुप के अंदर भी, खास तौर पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी हमने क्लाइंट्स को इसी तरह बताया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेके चले, बल्कि कल रात से जो लेके चले उसके अंदर कॉल्स का एक सिलसिला और फिर कंटिन्यू बताया गया कि भाई अब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, मार्केट अपने सपोर्ट जोन की तरफ है, तो डरना घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा-थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तो इसी तरीके से आप भी रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और रियल टाइम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अगर फायदा उठाना चाहते हैं और फिर उसके बाद जब सेलिंग का टाइम आए उस वक्त सेलिंग की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपने सिंपली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। नंबर सिंपल है 0336244466। छोटी सी उसकी कीमत है, फीस है, आप वो फी जमा कराएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं। और अगर फी जमा नहीं करानी, आप वैसे ही ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं तो आप हमारे क्लाइंट भी बन सकते हैं। हमारे साथ स्टॉकिफाई के साथ मुनीर खान सिक्योरिटीज में अकाउंट खुलवाकर, नंबर है 03010301 तो जो रियल टाइम मार्केट के दौरान क्या उतार चढ़ाव हो रहा होता है और कब बाइंग का एक अच्छा लेवल बन जाता है, तो वो आपको बेहतर तरीके से पता चल रहा होता है। जहां तक बात की साथ आपने स्टॉक्स की, तो बिल्कुल स्टॉक हम अपने लकी के बारे में पूछा तो लकी को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या चार्ट्स के ऊपर उसकी पोजीशन बन रही है वो आज देख लेते हैं। काफी बेहतर चला है और काफी बेहतर पोजीशन, ये आप देखें अगर इसकी जो ट्रेंड लाइन है, जो पिछला एक इसने ब्रेकआउट किया था मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर हम
यहाँ पर मिलाएंगे तो ये एक और ज़ाहिर है ये एक अगला टारगेट हो सकता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें नज़र आ चुका है इसका लकी का, ठीक है? तो ये जो पोज़ीशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई है हमें। इसके अंदर ट्रिपल बॉटम की एक सिचुएशन 1, 2 और 3 ट्रिपल बॉटम की सिचुएशन बनती हुई नज़र आई। साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है साथ इसके अंदर वो है मूविंग एवरेज 50। मूविंग एवरेज 50 से पहले यहाँ भी सपोर्ट ले चुका, यहाँ भी सपोर्ट ले चुका, उसके बाद नीचे आया तो फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ भी सपोर्ट लिया, तो काफ़ी बेहतरीन किस्म का सपोर्ट ज़ोन इसके पास मौजूद है, जो कि 402 रुपए का रेट है। तो अब लकी सीमेंट के अंदर जो भी स्टॉप लॉस लगेगा वो 400 रुपए से नीचे 399, 398 बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट एरिया ऑफ कोर्स इसने 411-12 को थोड़ा सा क्रॉस करना है, इनिशियल रेजिस्टेंस जोन है, ये क्रॉस कर जाएगा तो पहला टारगेट एरिया इसके अंदर 423 नजर आता है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 437-40 तक भी नजर आता है। उसके बाद फिर ये अपना ट्रिपल टॉप लगाते हुए आपको 455, 460 रुपए तक भी नजर आता है। तो लकी के अंदर मोमेंटम बिल्टअप हो चुका है। आज कुछ वॉल्यूम कुछ नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छे वॉल्यूम्स लकी के अंदर नजर आए हैं। एक अच्छी विक नीचे की तरफ नजर आई है। सुफियान, ब्रेकआउट भी दिया लकी ने और ट्रिपल बॉटम भी लगाया, क्या ये एक हेल्दी इंडिकेशन होगी इस चीज की कि ये स्टॉक अभी आगे मजीद रैली पकड़ सकता है या एक अच्छे मोमेंटम के अंदर जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है साथ। अगर हम देखें तो अभी जो इसने हाई लगाया था 457, तो वहां से अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है और नीचे गिरने की अगर मैं जगह कहूँ तो ना होने के बराबर है, कोई 1-2%, 2-2.5% की जगह है। लेकिन अगर ऊपर ये 440 तक और फिर उसके बाद 450-60 तक जाता है तो करीबन आपको 10-12% का रिटर्न बच सकता है, जो कि आप समझ लीजिए कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो हम बता रहे हैं ना कॉशियस अप्रोच कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 दिन से, तो कॉशियस अप्रोच में यही होती है स्ट्रेटजी कि जहां रिस्क कम है वही जगह पे खेलना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इधर रिस्क काफी कम है, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है। तो जहां रिस्क कम है रिवॉर्ड ज्यादा है, वही सबसे ज्यादा कॉशियस अप्रोच वाला स्टॉक है और इतना अच्छा स्टॉक ब्लू चिप है अपने सेक्टर का, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर बाइंग की पोजीशन मिल सकती है। सुफियान, एक अच्छी इंडिकेशन होती है कोई भी स्टॉक जब एक ब्रेकआउट देता है, लेकिन जब किसी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया तो ऐसे टेक्निकली क्या इंडिकेशन होती है कि ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया है, तो किस बेसिस पे स्टॉक ब्रेकआउट देता होता है? उससे प्रीवियस क्या ऐसी कैंडल या इंडिकेशंस होती हैं जो हमें बताता है कि ये एक अच्छे ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है? साथ देखें, एक तो सबसे पहली बात ये कि जब भी आप चार्ट्स खोलते हैं तो चार्ट होता है कैंडल्स होती हैं उसके अंदर, तो आपने कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो देखनी होती है। या तो इस तरह की एक जबरदस्त किस्म की मारूफू कैंडल बने, बुलिश इंडिकेशन दे आपको, बहुत बड़ी कैंडल बने, या फिर इस तरह की एक डॉजी टाइप या आप कह लीजिए स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बने जिसके अंदर नीचे से विक काफी ज्यादा हो, मतलब कि स्टॉक गिरा भी तो वहां पे बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आया जिसने मार्केट को अपलिफ्ट किया है, स्टॉक को अपलिफ्ट किया और उसके बाद ऊपर गया। और सबसे बड़ी चीज जो कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, वॉल्यूम्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। वॉल्यूम्स का मतलब है कि मार्केट का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पे मौजूद आपको नजर आया। आज कितने अच्छे और बेहतरीन किस्म के वॉल्यूम्स लगे हैं, तो ये 2-3 इंडिकेशन ही होते हैं जो कि एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के लिए काफी होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये 100% तो कहीं भी नहीं होता, यह बात आपने याद रखी है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं छोटी सी। मेरा एक सवाल है कि वॉल्यूम्स किसी मार्केट की चलने की इंडिकेशन, क्या एक वॉल्यूम ही काफी होगा? हमने पीछे काफी वक्तों में ऐसे भी देखा कि मार्केट चल नहीं रही थी लेकिन बीएनएल जैसे स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम लग रहा था, कि इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स में वॉल्यूम लग रहा था, जबकि वो इतना मार्केट के पॉइंट्स के अंदर कंट्रीब्यूट भी नहीं करते, और यूबीएल और एंग्रो जैसे स्टॉक्स नीचे आ रहे थे। तो क्या सिर्फ यही चीज काफी होती है जानने के लिए, या इसके अलावा कोई और भी इंडिकेशंस होती हैं जो मद्देनजर रखनी चाहिए? साथ इंडिकेशंस काफी सारी होती हैं, जस्ट लाइक हम वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज करते हैं, आरएसआई भी यूज करते हैं, मूविंग एवरेज का मैंने अभी आपसे जिक्र किया तो उसका सपोर्ट भी है, फिर वॉल्यूम एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो सिर्फ एक इंडिकेशन तो ऑफ कोर्स नहीं होता, उसके अंदर अभी अगर मैं बात करूं तो खबरों के मतलब मार्केट के लिहाज से, तो मार्केट का सबसे बड़ा इंडिकेशन जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगला हफ्ता जो आने वाला है वो बजट वीक है। बजट वीक से पहले ही तैयारी होती है बजट की, बजट के बाद कोई भी खरीदने जाएगा तो उसको समझ लें ऊपर माल पड़ता है सिर्फ। तो जो होना है वो अगले 2-3 दिन के अंदर ही होना है, या फिर आप समझ लीजिए कि जैसे ही हम आएंगे उस दौरान 1-2 दिन के अंदर आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या कह रहा है, मार्केट क्या बोल रही है। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स को पहचानना, इंडिकेशन जो यहाँ पे चार्ट्स पे आ रही है उसको पहचानना, सब तरीके का एक मिक्सचर होता है। उसके बाद आपका एक जो ट्रेडिंग सेटअप बनता है, उस ट्रेडिंग सेटअप पे कंफर्मेशन आती है तो वहां पर आप फिर उसके अंदर बाइंग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिर इसके बाद नेशनल फूड्स की हम बात कर लेते हैं, उसके भी जरा लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, साथ नेशनल फूड को हम डिस्कस कर लेते हैं और नेशनल फूड की जो पोजीशन बन रही है वो चार्ट्स के ऊपर जरा देख लेते हैं। नेशनल फूड यहाँ पे हमें बता रहा है सर, ये फिलहाल जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है। अच्छा, सबसे बेहतर बात क्या है कि ये पीछे से अगर हम देखें तो काफी एक अच्छा जो है वो अपसाइड का ट्रायंगल इसके अंदर नजर आ रहा है, असेंडिंग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल इसके अंदर नजर आ रहा है। एक और बात ये कि ऊपर से ट्रेंड लाइन भी गिर रही है, तो बिल्कुल ये इस ट्रायंगल के अंदर अब आके फंस चुका है। अब इधर साइड दोनों में अब ये वो एरिया है कि जहां पर अगले कुछ दिन के अंदर गालिबन समझ लीजिए कि नेक्स्ट वीक तक इसके अंदर फैसला होना है, या तो ये ऊपर ब्रेकआउट दे और फिर सीधा ऊपर की तरफ बढ़े, जहां पर इसके जो टारगेट एरिया जो चैनल के मुताबिक निकल के आते हैं वो 600, 625 रुपए, 650 रुपए तक के भी टारगेट्स निकल के आते हैं अगर तो ब्रेकआउट दे दिया इसने, जो कि ब्रेकआउट का रेट होगा तकरीबन 380-85, 380-85, ठीक है। और नीचे या तो फिर अगर गिर जाए, क्योंकि कल भी इसने 360 का लो लगाया था,
सॉरी 365 का लो लगाया था और आज भी इसने 366 का, तो डबल बॉटम की भी एक सिचुएशन नजर आई है। पिछले दिनों भी अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा लो 363 लगा था, तो 360 होगा कि अगर वो टूट के नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर ये करीबन 325 320 तक भी गिर सकता है। तो अगले कुछ दिन के अंदर 4 से 5 दिन ये गालिबन फैसला हो जाएगा कि ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन है। इसके बाद मिजान बैंक है, मिजान बैंक की भी हम टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मीज़ान बैंक तो आज काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्म किया है और पिछले दिनों से अगर हम देखें, जब से जंग के बाद ही गिरावट के बाद जो इसका एक अप ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा पिछले दिन उससे पिछले दिन सस्टेन करता रहा। मंगल और बुध को, सॉरी पीर और मंगल को, और आज बुध का दिन जो है वो विद वॉल्यूम्स तो नहीं, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि पोजीशन मजबूत, वो इसके अंदर नज़र आई है। इसके अंदर भी ब्रेकआउट की सिचुएशन बनेगी 482 के बाद। इवन आज अपने ग्रुप के ऊपर भी लिखा और उसके अंदर बताया भी कि ये 472 का एक ब्रेकआउट का ज़ोन है छोटा-सा, वो क्रॉस करेगा तो ये 480 485 तक बढ़ेगा और इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा तो फिर जो टारगेट एरियाज़ है वो 525 27 रुपए तक भी मीज़ान में नज़र आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट शायद जनरेट होता हुआ नज़र आए। कल के दिन सही मायनों में फैसला होगा। 482 83 85 अगर क्रॉस कर गया तो इंशाल्लाह ये 500 रुपए से ऊपर क्रॉस होता हुआ नज़र आ जाएगा। मिजान इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के हवाले से दोनों तरह से ही एक अट्रैक्टिव स्टॉक रहा है। कैपिटल गेन भी अच्छा देता है, डिविडेंड भी अच्छा देता है। हम अगर इसी आपके ग्राफ को देखें तो ब्रेकआउट मिजान बैंक ने पहले भी दिया थोड़ा सा, ऐसा है? ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा चार्ट थोड़ा सा। ब्रेकआउट कि शायद हमें ऐसा पहले लगे कि ये- स्टॉक असल में ये ब्रेकआउट की बात इसके अंदर यूं नहीं आ सकती क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। अच्छा, ब्रेकआउट क्या होता है कि ब्रेकआउट ये सिचुएशन है, ये अगर ये देखें, ये गिरावट, ये यहाँ से जब गिर रहा था ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये हुआ इसका ब्रेकआउट। उसके बाद आप देखें बस ये वन साइड ऊपर की तरफ ज्यादातर चलता ही रहा है और अब भी अगर हम देखें तो ये ग्राफ ऊपर ही है। अच्छा, जंग के दौरान थोड़ी सी ज्यादा सिचुएशन हो गई थी, तो यहाँ पर एक जो एरिया है उसके अंदर एक ये ब्रेकआउट इसका मिल गया था, बिल्कुल ये एरिया अगर हम कहें तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, तो अब ये एक और ब्रेकआउट इसके अंदर मिलेगा। अब क्या हुआ कि जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वापस ये टॉप लगा, जो चैनल का हमारा टॉप होता है, उसके बाद चैनल बॉटम के बाद चैनल टॉप एक और भी लग सकता है। ये सिचुएशन इसके अंदर ब्रेकआउट की बनती है। बिल्कुल सही है। एक और हमारे पास खबर आ रही है कि 1% जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ईवीज के ऊपर लगाने का प्लान है, लेकिन आईएमएफ ने जो पॉइंट्स दिए उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि 18% जीएसटी जो है वो ईवी के ऊपर लगाए जाएंगे। पाकिस्तान प्रपोजेस 1% जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आईएमएफ के प्लान के मुताबिक 18% होना चाहिए था। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पिछला भी जब बजट आया उसके बाद से हमने ईवीज का रुझान ज्यादा देखा, काफी सेलिंग देखी हमने। साजियो को भी हमने देखा कि उसकी रिकॉर्ड सेल्स हुई, हैवल की भी, और BYD की भी अगर हम सेल्स देखते हैं वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है वो ओवरऑल BYD की प्रॉफिट्स में, लेकिन स्टिल हमने एक ईवी का वो जिसे कहते हैं ना एक रुझान ज्यादा बढ़ते हुए देखा। लेकिन अगर अभी ये 18% जीएसटी लग जाता है तो उसका एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, अगर तो गवर्नमेंट ये 18% जीएसटी को एक्सेप्ट कर लेती है। अदरवाइज 1% जीएसटी के साथ इतना कोई इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ईवीज की सेल के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम वैसे देखें पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह ईवी सेटअप्स नहीं है, उस तरह हमारे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंस्टेड के सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 1% जीएसटी ऐड किया जाए। जो कंबशन व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कुछ रिलैक्सेशन करेगी, बट देखते हैं आगे जब बजट आता है तो किस तरीके से चीजें लेआउट होती हैं। सुफियान, अभी आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जैसा आपने बताया कि बजट से पहले का टाइम अच्छा बाय करने के लिए होता है, लेकिन जो ट्रेडर होगा वो तो हर मार्केट की हालत में काम करेगा, वो तो बजट के बाद का वेट नहीं करेगा। उसके ट्रेडर है, उसने डेली आना है, पैसा कमाना है, जाना है लेके। तो उस हवाले से उसको मतलब उसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट्स बड़े अहमियत रखते हैं। तो कोई भी टारगेट जैसे एंग्रो एच हो गया या कोई भी कंपनी हो गई, स्टॉप लॉस हिट करके अगर टारगेट पहुंच रहा है तो फिर तो वो जबरदस्ती का इन्वेस्टर बन के वापस ट्रेडर बन गया। तो ऐसी क्या स्टॉक पिकिंग सिलेक्शन होनी चाहिए जो कि इस तरह के रोल ओवर के वक्त में और बजट से पहले एक अहमियत रखेगी? रोल ओवर के दरमियान अभी जो मार्केट है वो नीचे है, सबसे अच्छी बात, सबसे पहली बात। अदरवाइज रोल ओवर में हमने देखा कि अमूमन मार्केट काफी अगर अपर साइड पे होती है तो काफी हाईली वोलेटाइल होती है। अगर अपर बैंड रेजिस्टेंस जोन के करीब करीब, चैनल टॉप के करीब करीब अगर ट्रेड कर रही होती है तो काफी हमें भारी लगती है मार्केट। अच्छा, बात यही है कि पिछले 2 दिन से हम बात कर रहे थे कि पिछले हफ्ते भी हमें कोई ऐसा अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो उसकी वजह से भी एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम और एक टेक्निकली एक डबल बॉटम की सिचुएशन प्लस बुलिश डाइवर्जेंस, तो उसके अंदर नजर ऐसा आता था कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल सकता है, और पिछले 2 दिन से उसकी एक हमने जबरदस्त किस्म की कंटिन्यूएशन देखी है। जहां तक बात आपने करी है ट्रेडर की, तो ट्रेडर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रेडर तो लेता बेचता रहता है जैसी भी मार्केट हो। तो देखें आप, कल भी खरीदने का मौका मिला और आज तो बेहतरीन किस्म का खरीदने का मौका मिला और तमाम ही स्टॉक्स चल पड़े। सबसे अच्छी बात तो यही है। तो अब कल परसों तरसों वो बेच देगा ट्रेडर, कल बेच देगा, परसों बेच देगा, क्योंकि उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। बजट से पहले के जितने रूमर्स हैं, जितनी हलचल है, जितनी वॉलेटिलिटी है, अप डाउन है, उसके अंदर उसने जितना कमा के निकल सकता है वो उसके लिए बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। और मैं ग्रुप पे कंटिन्यूअसली यही बता रहा था वॉइस मैसेजेस के थ्रू कि आपने बस इस दौरान काम करना है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई ईरान की जंग का क्या हो रहा है और अमेरिका क्या बोल रहा है, अच्छा ऑयल क्या चलेगा। आपके पास जो काम करने के दिन है वो अगले 2 दिन ही है बस।
उसके बाद लंबी छुट्टियां हैं, पीर को आप आएंगे, पीर को आप समझ लीजिए ऐसा ही होगा, आना ना आना एक तरीके बराबर ही होगा, क्योंकि असल काम जो होगा वो 1 जून से जब हम आएंगे आफ्टर ईद तो वहीं से शुरू होगा, और फिर उसी जुम्मे में गालिबन बजट भी आने वाला है, तो जो बेहतरीन काम होगा वो वहीं से शुरू होगा। तो उससे पहले जिसने जमा करना है वो जमा कर ले, जिसने नीचे खरीद के ऊपर बेच के छोटे प्रॉफिट में निकलना है वो कर ले। तो अगले 2 दिन ही हैं, सही मायनों में अगर मैं कहूँ आज का दिन मिला के अगले 2 दिन ही हैं कि सही मायनों में ट्रेडिंग हो सकती थी। कल रात को मैंने ग्रुप पे यही वॉइस मैसेज किया, और उसके बाद आज का एक बेहतर दिन देखा। अब कल अगर मार्केट 166,500 के करीब-करीब थोड़ा-सा टकराती है, एक फिलहाल के लिए बैंड या टॉप मैं कह रहा हूँ, वहां पर नजर आता है मुझे, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट टेकिंग का एक अच्छा मौका होगा। तो इसीलिए वो प्रॉफिट टेकिंग करके जब नीचे आएगी तो फिर दोबारा हम 164,500 के करीब-करीब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनेगा, गैप फिलिंग वापस से होगी, ऊपर जाके वापस नीचे सपोर्ट टेस्ट होगा, तो फिर वहां से वापस खरीद लेंगे और फिर 167,300। तो इस तरह हायर हाइज हायर लोज और फिर अपर बैंड के अंदर वो ट्रेडर इस तरीके से काम करता रहेगा। तो स्ट्रेटजी फिलहाल यही रहनी चाहिए। आज जो खरीदा है खासतौर पर अगर कल 166,500 के करीब अगर मार्केट कुछ रेजिस्ट करती है तो वहां पे सेल ऑफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचेगा कि मैं बेच दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, पैसा खाली होगा तो दोबारा ऊपर चढ़ जाएंगे, और अगर नहीं ऊपर चढ़ने का मौका मिला तो ऑफ कोर्स बाइंग ऑन डिप का मौका मिलेगा। और दोबारा ऊपर चढ़ने वाली बात ये नहीं कि आप सेम स्टॉक के अंदर ही दोबारा चढ़े, कोई ना कोई दूसरा तीसरा स्टॉक आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक आज सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर या एक फर्टिलाइजर सेक्टर नहीं चल रहा था, बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ज्यादा थे लेकिन एक सेक्टर नहीं चला, अक्रॉस द बोर्ड तमाम के तमाम स्टॉक चले। तो इसलिए अगर आपकी नजर सब पे होगी, सिलेक्शन अच्छी होगी, तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता रहेगा। तो इसलिए खरीदने से सपोर्ट लेवल के करीब घबराना नहीं चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल के करीब बेचते बेचते घबराना नहीं चाहिए। इन दोनों लेवल्स पे अगर आपने अपने आप पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट आपकी जेब में आने से कोई नहीं रोक सकता। स्टॉक सिलेक्शन एक ट्रेडर के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए भी अहमियत रखती है। एक चीज जरूर होगी कि मार्केट जब इस तरह की पोजीशन में चल रही हो, आपको मौका मिलता रहेगा मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर, लेकिन आपने देखना ये है कि एक ट्रेडर का काम है प्राइस एक्शन पे काम करना और वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए, जैसे सुफियान ने भी बताया। तो अच्छे वॉल्यूम्स में सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर काम करें, कम कैपिटल से काम करें और स्टॉप लॉस लगा के काम करें। इन्वेस्टर के लिए एक बेहतरीन मौका है अभी अपने शेयर्स को जमा करने का। और बजट के बाद मार्केट में हम देखेंगे किस तरह की रैली होती है जब चीजें हमारे पास मजीद सामने आएंगी। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर कवर करेंगे। कोई भी कंपनी हो, कोई भी आपका रिव्यू हो तो आप जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर पढ़ते भी हैं और कोशिश भी करते हैं कि चीजों को दिन ब दिन शो को बेहतर बनाया जाए। आपकी जान करने का बहुत शुक्रिया सुफियान। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नई एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए मुझे सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।